गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि वोकैबुलरी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम वही सेशन लेने वाले हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कह लो या फिर वर्ड मीनिंग, जो भी कुछ कह लो, मतलब आज हम कुछ नई वोकैबुलरी याद करने वाले हैं। क्लियर है जी? चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी का, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है डॉक्टर हु ट्रीट्स सिक पीपल। ठीक है, मतलब कि ऐसा डॉक्टर जो बीमार लोगों का इलाज करे, उनको ट्रीट करे, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑपरेटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ऑपरेट कर रहा है वो। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास दे रखा है वर्ड, वो क्या दे रखा है? दूसरा जो हमारे पास वर्ड दे रखा है वो है आपका सर्जन। सर्जन उसको कहा जाता है जो सर्जरी करे। ठीक है, सर्जन किसको कहा जाता है? जो सर्जरी करे, मतलब काटने पीटने वाला काम जो होता है। ठीक है, और ऑपरेटर जो किसी चीज को ऑपरेट करे वो कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी डॉक्टर ही ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर तो किसी भी चीज का हो सकता है, मतलब जो भी किसी ऑपरेशन को हैंडल करे, या उस ऑपरेशन को, ऑपरेशन इन द सेंस कि कोई भी जो काम है उसको हैंडल जो करे। ठीक है, दैट इज ऑपरेटर। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगा, कि जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह से आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? फिजिशियन। फिजिशियन कहा जाता है किसको? जो बीमार लोगों को क्या करे? ठीक करे। ठीक है, उनको ट्रीट करे, दैट इज कॉल्ड फिजिशियन। ठीक है, मतलब डॉक्टर को फिजिशियन भी बोलते हैं। फिजिशियन मतलब जो सारी बीमारियों में, मतलब कहें तो सारी बीमारियों में डील जो करते हैं, उनको कहा जाता है फिजिशियन। नेक्स्ट देखिए, अ बुक कंटेनिंग समराइज इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसी जिसको बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कंपाइल की हुई है, उसमें क्या करा हुआ उन्होंने कि ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मैंने टॉपिक उठाया महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में अब जो सारी ही इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उनको कौन कौन से प्राइज मिले, क्या उनकी हिस्ट्री थी, मतलब सारी ही इंफॉर्मेशन जब महात्मा गांधी के बारे में मिल जाए, तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बुक को क्या कहा जाता है। ठीक है, डिक्शनरी जो होती है वो वर्ड मीनिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को मतलब बड़ा करके, लार्ज एनलार्ज करके देखने के लिए। ठीक है, पेरिस्कोप जो है ये आपके सबमरीन में यूज की जाती है। और ऐसी बुक को कहा जाता है क्या? एनसाइक्लोपीडिया। मतलब अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। क्लियर? तो एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है उसको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। मतलब जो चीजें हमसे दूर हैं उनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। टेलीस्कोप क्या है, पेरिस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, और कैलिडोस्कोप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए टेलीस्कोप किसको कहा जाता है। टेलीस्कोप जो ये है, जो मतलब काफी दूर जो हमसे चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि है ना, दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए। ठीक है, या बड़ी दूर कोई पक्षी बैठा उसको देखने के लिए, या तारों को देखने के लिए, सूरज को देखने के लिए, चांद को देखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो बड़ी ही दूर चीजें, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पास में रखकर उसको बहुत ही गहराई से बिल्कुल अंदर तक जाकर देखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। और पेरिस्कोप की बात की जाए तो पेरिस्कोप जो होता है वो आपका सबमरीन में यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप सी के अंदर रह के, ओशियन या सी के अंदर रहकर भी बाहर की चीजों को देख पाओ। आप अंदर हो लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है बाहर की चीजों को आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंचाएगा। आप नीचे से भी, पानी के नीचे से भी देख सकते हैं। ठीक है, सबमरीन में इसका यूज किया जाता है, पनडुब्बी जिसको कहा जाता है, तो सबमरीन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, जिसमें आपको क्या है कि जैसे ही आप इसको देखोगे, रोटेट करोगे, तो कलर्स जो है ना वो रोटेट करना शुरू करते हैं, मल्टी कलर्स वहां पर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे वगैरह ज्यादा इसका वो मतलब कह सकते हैं यूज करते हैं खेलने के लिए। ठीक है, तो ये चार आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब उन्होंने पूछा क्या आपसे? उन्होंने पूछा कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। ठीक है, जो चीजें आपसे क्या है, दूर पड़ी है। तो पेरिस्कोप जो है, ठीक है, वो स्पेशली कहाँ यूज किया जाता है? वो पानी के अंदर रहकर चीजों को देखने के लिए। तो वो तो इन्होंने पूछा नहीं है। कैलेडोस्कोप कलर्स को देखने के लिए। ठीक है, और माइक्रोस्कोप जो है वो दूर पड़ी चीजों को नहीं, वो पास में रखकर देखा जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और यहाँ से
देखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट को बहुत गहराई में जाकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, टेलीस्कोप। उसको क्या कहा जाता है, टेलीस्कोप कहा जाता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, मतलब ऐसा पर्सन जो किसी भी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता, ना वो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, किसी भी धर्म में, ना क्रिश्चियन, किसी भी धर्म में वो है ही नहीं, ठीक है, उसको बिलीव ही नहीं किसी भी धर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, एथीस्ट होता है। देखिए जो थियो या फिर जो ये वर्ड होता है थियो, ठीक है, थियो इज रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, और ए जो होता है ना ये नेगेटिव प्रीफिक्स होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो एथीस्ट कौन होता है, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जो भगवान में कोई विश्वास ही नहीं करता, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एथीस्ट। फिलेटलिस्ट किसको कहा जाता है, फिलेटलिस्ट उसको कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग जिनको जो पोस्टेज स्टैंप्स होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि जो हमारी जो लेटर होते हैं, चिट्ठी जो होती है उसके ऊपर जो एक हम स्टैंप लगाते थे, है ना, जिसको हम ऐसा कहते थे कि अ, मतलब जो एक पोस्ट स्टैंप्स जो लगती थी, है ना, वो उसके ऊपर जो लगती है, ठीक है, उसको जो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उनको कलेक्ट करने का शौक होता है जिन्हें, ठीक है, पोस्टेज स्टैंप्स को इकट्ठा करके मतलब कलेक्ट करने का जिन्हें शौक होता है, उसको कहते हैं हम फिलेटलिस्ट। उसको क्या कहते हैं हम, फिलेटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पैगन। पैगन किसको कहा जाता है, पैगन इसी को कहा जाता है, ऐसा इंसान जिसको किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, पैगन। एंड रैशनलिस्ट उसको कहा जाता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो मन गढ़ंत बातों में विश्वास नहीं करता, जो फैक्ट्स पे बात करता है, रीजन पे बात करता है, हर चीज का रीजन देता है, फैक्ट्स पे बात करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है रैशनलिस्ट। क्लियर है जी। चलिए, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है, कि ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह लेते हैं और जो धरती पे भी रह लेते हैं, दोनों जगह सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, उनको एक्वेटिक कहा जाता है, कि ऐसे कोई भी जानवर जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहे, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल। क्लियर। उसके बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगते हैं जानवर, है ना, जैसे कि आपके मैं कह सकता हूँ कि जैसे सांप हो गया, ठीक है, जो रेंग रेंग कर चलते हैं, ठीक है, और जैसे आपके कोई इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, तो वो रेप्टाइल्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं वो जो पानी में और लैंड में दोनों में रह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एम्फीबियंस, जो पानी में और लैंड में दोनों जगह ही सरवाइव करते हैं, उसको कहा जाता है एम्फीबियंस। क्लियर। और उसके बाद है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ऐसे लोग या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको लोगों की कंपनी बहुत पसंद होती है, जो अकेले रहना नहीं पसंद करता, उसको पसंद होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रहूं, मतलब लोगों की कंपनी में रहना उसको पसंद होता है। जो अकेले थोड़ा बोर फील करता है और कंपनी में रहकर थोड़ा एंजॉय करता है, एंजॉय इन द सेंस कि उस कंपनी को एंजॉय करता है, मतलब उसको रहना, लोगों के बीच में रहना उसको ज्यादा पसंद होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रिगेरियस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन हु लव्स कंपनी, वन हु लव्स कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, वन हु लव्स कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रीगेरियस। क्लियर। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर तो एम्फीबियन है, ठीक है, इसका आंसर जो है एम्फीबियन है, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रीगेरियस, तो आप इसको याद कर लेंगे कि ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। काफी बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, स्टार मार्क करके रख लेंगे इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीगेरियस। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु हेट्स विमेन। ऐसा कौन जो औरतों से हेट करे, उसको क्या कहा जाता है, ऐसा कोई भी इंसान जो औरतों से हेट करे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस है, माइसोगैमिस्ट, माइसोजेनिस्ट एंड बायगैमिस्ट एंड गलीबल, ठीक है। अगर मैं माइसोगैमिस्ट की बात करूं, तो माइसोगैमिस्ट जो है, ठीक है, इसका मतलब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। माइसोगैमिस्ट किसको कहा जाता है, ये जो माइसो वर्ड है इसका मतलब होता है हेट, माइसो वर्ड जो है इसका मतलब होता है हेट, और गैम या गैमो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है मैरिज, ठीक है, इसका वर्ड क्या, इसका मतलब क्या होता है, मैरिज।
तो माइसोगैमिस्ट कौन हुआ? माइसोगैमिस्ट एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो क्या, जो शादी से परहेज करे या शादी से हेट करे, जिसको शादी करवाना पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब वो ना लड़कियों से हेट करता है ना लड़कों से, लेकिन उसको शादी वाला जो बंधन है, ये रिलेशन है, उसको उससे परहेज है, उससे ये हेट करता है। क्लियर? तो बायगैमिस्ट कौन होता है? बायगैमिस्ट की अगर हम बात करें तो बायगैमिस्ट, अब बाय जो वर्ड है ना, ये एक्सप्रेस करता है टू को। बाय का मतलब होता है टू, जैसे हम कहते हैं ना बाइफर्केशन। तो बाइफर्केशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ थिंग इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। किसी भी एक चीज को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दैट इज बाइफर्केशन। तो वहां पे भी जो बाय जो वर्ड है उसका मतलब टू होता है, ठीक है। और गैमी का मतलब है मैरिज। तो बायगैमिस्ट किसको कहा जाता है? बायगैमिस्ट एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसकी दो शादियां हुई होती है, ठीक है, जिसकी दो शादियां हुई होती है। जैसे हमारे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। मिस्टर धर्मेंद्र सिंह जो है, ठीक है, वो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिनकी दो वाइफ्स हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दो शादियां करवाई हैं, ठीक है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इलीगल है। तो उन्होंने अपना धर्म चेंज करके, ठीक है, मतलब जैसे मुस्लिम धर्म में जो है, मुस्लिम धर्म में पॉलीगैमी जो है, ठीक है, वो अलाउड है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है कि जब हम, पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम ऐसी किसी प्रैक्टिस को देखते हैं जिसमें एक दो से ज्यादा शादियां करवा दी जाती हैं, ठीक है, दो से ज्यादा शादियां जब भी होंगी तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीगैमी, जो कि मुस्लिम धर्म में अलाउड होती है। चार शादियां वो कर सकते हैं, इसको पॉलीगैमी कहा जाएगा जब भी हम दो से ज्यादा मैरिज की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। अगर इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वहां पे मोनोगैमी अलाउड होती है, ठीक है। मोनोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? मोनोगैमी मींस, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। और गैमी का मतलब है मैरिज। तो मोनोगैमी का मतलब क्या? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन स्पाउस एट अ टाइम, मतलब एक समय पर एक ही आपका पार्टनर हो सकता है। आप एक से ज्यादा पार्टनर आपको अलाउड नहीं है, मतलब लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें, स्पाउस का मतलब लाइफ पार्टनर। क्लियर? तो ये तीन तरह की मैरिजेस हम देख सकते हैं, पॉलीगैमी, मोनोगैमी एंड बायगैमी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बायगैमिस्ट की बात करूं तो इसका तो मतलब वो है कि जिसकी दो शादी हुई है। माइसोगैमिस्ट का मतलब क्या हुआ? जिसको शादी से ही हेट है, ठीक है। अब माइसोजिनिस्ट, माइस का मतलब क्या है? हेट, ठीक है। और जिन इज रिलेटेड टू फीमेल, ठीक है। ये जो जिन वर्ड होता है, ये जिन वर्ड जो है रिलेटेड, ये किससे है? ये फीमेल से या वुमेन से, ठीक है, वुमेन या फिर फीमेल से रिलेटेड है जिन वर्ड। तो यहां पर वो यही तो पूछना चाह रहा है आपसे कि अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, माइस का मतलब हेट, जिनका मतलब विमेन। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कि वो इंसान जो औरतों से घृणा करे या फिर औरतों से हेट करे, उसको कहा जाता है क्या? माइसोगेमिस्ट, सॉरी माइसोजेनिस्ट। क्लियर? उसके बाद है गलीबल। गलीबल एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसको आपने कोई भी बात कही, वो उसने मान ली आपकी बात, और वो आपकी बात में आके आपने उसको बेवकूफ बना दिया, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं भोला भला इंसान, ठीक है, जिसको कोई भी पागल बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं गलीबल। क्लियर? तो ये भी याद रखेंगे आप, गलीबल किसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत है, जैसे हमारे जो इंडिया है, इंडिया में अगर आपको मान लीजिए कोई आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है, तो उसके लिए आपको ना बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ये करो वो करो। जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते ही है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिस में हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। जैसे आप एसबीआई में चल जाओ, कहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। ये किसी भी सरकारी में चल जाओ, ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, इसके साथ ये फॉर्म भी चाहिए, मतलब जो अननेसेसरी बहुत सारे मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है रेड टेपिज्म। क्लियर? तो जो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें जो वर्ड क्रेसी हमें दिखाई दे रहा है, क्रेसी का मतलब होता है रूल, ठीक है, और ब्यूरो का मतलब क्या हो गया? ऑफिसर्स। तो जब भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या हुआ कि रूल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। जब भी किसका रूल हो? ब्यूरोक्रेट्स का रूल हो, उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में है डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या? क्रेसी का मतलब हुआ रूल, और डेमो का मतलब हुआ पीपल, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया?
रूल ऑफ पीपल, जब लोगों का शासन हो, ऐसे इंडिया में कहा जाता है, मतलब इनडायरेक्टली अब हम ही जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं, क्योंकि हम पहले किसी को वोट करते हैं एमएलए को, ठीक है, फिर उसके बाद एमएलए एमपी जो है आगे जाके जो भी उनका प्रोसेस है तो वो ऐसे वोट वगैरह करके आगे अपना रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं कि हम डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं, मतलब हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी ही है। क्लियर। और ये इनडायरेक्ट जिसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक डायरेक्ट इलेक्शंस भी होता है, एक इनडायरेक्ट भी होते हैं, हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जाते हैं, ठीक है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हूं और मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, और इंटरव्यू लेते हुए मैंने देखा कि सामने जो है मेरा कोई भांजा आ गया, ठीक है, या भतीजा कोई आ गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा कि मेरा भतीजा उतना जिसको बोल सकते हैं कि उतना कैपेबल नहीं है जितना दूसरा कैंडिडेट है, लेकिन वो मेरा भतीजा तो मैं उसे रखूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म, है ना, जो कि आपने देखा भी था जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हत्या तो नहीं कहूंगा, जब उन्होंने सुसाइड की थी, ठीक है, तो उस समय बड़ा ये वर्ड पॉपुलैरिटी में आया था, नेपोटिज्म। उन्होंने कहा था कि यार बॉलीवुड में ना बड़ा नेपोटिज्म चलता है। मतलब क्या हुआ कि ये अपने ही लोगों को आगे लेके जाते हैं, बाकी किसी को नहीं, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो उसको आगे नहीं लेके जाते, लेकिन इनके जो अपने लोग हैं उनको आगे लेके जाते हैं, है ना। करण जौहर पे आपने देखा होगा था कि बड़ा ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे नेपोटिज्म के, ठीक है, कंगना रनौत ने भी बड़ा कुछ बोला था नेपोटिज्म के ऊपर। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बड़े ट्रिकी वे से हैंडल कर लेना, मैनेज करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े ही डिप्लोमेटिक आंसर दिए जाते हैं, मतलब जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आप इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन से बच के कोई और आंसर दे रहे हैं, दैट इज डिप्लोमेटिक आंसर। क्लियर। तो डिप्लोमेसी उसको कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज रेड टेपिज्म। क्लियर। कोई डाउट इस बात में? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी, मतलब बहुत सारे लोग एकदम एक इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाए या निकल जाए, है ना। अभी हमारी एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स में ये चीज हमें देखने को मिली थी कि जब कश्मीरी पंडित जो थे, ठीक है, कश्मीरी पंडित जो थे उनको वहां से निकाल दिया गया था, है ना। तो बहुत सारे आपने देखा ना जब वो ट्रक में बैठ के जा रहे थे, बहुत बहुत तादाद जा रही थी उनकी बैठ के, है ना, बहुत सारे एक साथ निकले थे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एक्सोडस। उस समय ये वर्ड बड़ा आया था एक्सोडस, ठीक है, उस मूवी में भी ये वर्ड हमें देखने को मिला था एक्सोडस। लेकिन बहुत सारे आ जाए, जैसे रोहिंग्या जो थे वो हमारे इंडिया में आए थे, बहुत सारे रिफ्यूजीज बाहर से इंडिया में आए थे, तो बहुत सारे जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनफ्लक्स, ठीक है। इन से याद रखेंगे कि आए हैं, एक्स से याद रखेंगे कि गए हैं। तो एक्सोडस इज बहुत सारे चले जाना, और इनफ्लक्स मतलब क्या कि बहुत सारे आ जाना। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना, है ना। तो माइग्रेशन का मतलब भी माइग्रेट ही होता है। इमिग्रेशन का मतलब हमारे किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक्सोडस। नेक्स्ट इज अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है, सैलरी ही कह सकते हैं, सिनोनिम्स है ये रेम्यूनरेशन का। अदरवाइज इसके जो एग्जैक्ट टर्म्स है वो डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है। तो सैलरी इसका सिनोनिम्स होता है। अब वो कह रहा है कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, बस वो आपको पोस्ट मिली हुई है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ऑनरेरी। क्या कहा जाता है? ऑनरेरी। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, साइनक्योर, ठीक है। साइनक्योर का मतलब क्या होता है? साइनक्योर का मतलब होता है कि एक अच्छी पोस्ट पे बैठना, ठीक है, जिसमें कोई काम नहीं है लेकिन सैलरी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, ठीक है। मतलब अब अ वर्क या फिर अ पोस्ट विद नो वर्क, अ पोस्ट विद नो वर्क बट हाई सैलरी, पोस्ट विद नो वर्क बट हाई सैलरी। तो ऐसी पोस्ट को कहा जाता है क्या? साइनिक, ठीक है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जिसमें हम खुद ना काम कर रहे हो। वॉलेंटरी का मतलब होता है जिसमें हम खुद ही कोई काम कर रहे हैं, दैट इज वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी इसमें हम खुद ना कर रहे हो, करवाया जा रहा हो, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, और ये साइनिक और वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय
मीन्स ऑफ जर्म्स कैरिड इन एटमोस्फेयर, मतलब एटमोस्फेयर के अंदर कुछ जर्म्स हैं, ठीक है, उन जर्म से आपको कोई डिसीज हो गई तो उस डिसीज को क्या कहा जाता है, ठीक है, उस डिसीज को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज, जो कि जर्म से होते हैं। कॉन्टेजियस डिसीज किसको कहा जाता है, कॉन्टेजियस डिसीज उसको कहा जाता है जो क्या है, जो किसी एक इंसान से किसी दूसरे इंसान में फैल जाए, दैट इज कॉन्टेजियस। जैसे कि जुकाम है ना, जुकाम जो है, अगर किसी को जुकाम है, अगर आप उसके पास जाके बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी उस चीज से क्या है, उस चीज से अफेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो कॉन्टेजियस का मतलब होता है जब एक से दूसरी जगह फैलती है, और इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है कि जब वो जर्म एटमोस्फेयर में जर्म्स है और उनके कारण वो बीमारी आपने कैच कर ली, ठीक है, तो दैट इज इन्फेक्शियस, ठीक है। एंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक बीमारी फैल जाती है, ठीक है। एंडेमिक होता है कि जब किसी एक कम्युनिटी में कोई चीज फैल जाती है कि यहाँ पर ये चीज होती है, ठीक है। जैसे हम कह दें कि कोरोना है ना, अभी रिसेंटली कोरोना के ऊपर भी एक आर्टिकल द हिंदू में हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि यार एंडेमिक स्टेज पे है कोरोना, मतलब ये होगा ही होगा, ये कम्युनिटी के अंदर फैल चुका है, ठीक है, ये सबको होगा ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन हो रहा है और फंक्शन मैं एंकर हूं और मैंने एकदम से आपका नाम ले दिया उस फंक्शन में, और मैंने कहा कि ये आकर यहाँ पर स्पीच नहीं, और आप एकदम से घबरा के कि मैं कैसे स्पीच दूंगा, मैंने तो तैयारी नहीं की है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको स्पीच देनी पड़ेगी क्योंकि आपका नाम ले लिया है। तो ऐसी स्पीच को जो विदाउट प्रिपरेशन हो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एक्सटेम्पो। क्या कहा जाता है उसको, एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो का मतलब होता है कि जब आप बिना तैयारी के कोई भी स्पीच दे दें उसको कहा जाता है एक्सटेम्पो। मेडन का मतलब होता है क्या, फर्स्ट, ठीक है, तो यहां से एक एडीएम भी आपकी बनती है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है जो फर्स्ट स्पीच है, दैट इज कॉल्ड मेडन स्पीच, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको पता ही है। वर्बोस उसको कहा जाता है विच इज फुल ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्बोस का मतलब क्या होता है कि विच इज फुल ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड से भरा हो, ठीक है, मतलब जितने वर्ड्स की जरूरत है उससे ज्यादा वर्ड्स का यूज कर लिया जाए, है ना, तो दैट इज कॉल्ड वर्बोस, ठीक है। वर्ब का मतलब ही शब्द होता है, और वर्बोस का मतलब क्या हो जाएगा, विच इज फुल ऑफ वर्ड्स, जिसमें अननेसेसरी वर्ड्स, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा वर्ड्स यूज कर लिए गए, उसको कहा जाता है वर्बोस। क्लियर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है आपका अ फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन स्किन डिसीजेस, ठीक है। तो स्किन जो है ना, एक चीज आप याद रखेंगे कि जो डर्म वर्ड है, ठीक है, ये रिलेटेड ही स्किन से होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी हमारी स्किन में एलर्जी होती है उनकी जो मेडिसिन आती है ना, उसमें डर्म वर्ड का, उन मेडिसिन के जो नाम होते हैं उसमें डर्म वर्ड का यूज किया होता है, कभी भी देख लेना, क्योंकि डर्म इज रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। तो ऐसा विशेषज्ञ या फिर ऐसा स्पेशलाइज, ऐसा कोई भी फिजिशियन विच स्पेशलाइजेस इन स्किन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉज डर्मेटोलॉज सॉरी डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन इज द वन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें जो डील करता है, डील इन द सेंस कि वो उनके चेकअप वगैरह जो भी है, ठीक है, उसके स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज में है। एंड कार्डियोलॉजिस्ट जो है, कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, ये आपको शायद ऑलरेडी पता भी होगा क्योंकि वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, शायद आपको पता भी हो, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है ये किसको कहा जाता है, जो हमारे हृदय यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं उनको क्योर करता है या फिर उनको ट्रीट करता है। और ऑब्स्टेट्रिशियन इज मतलब प्रेग्नेंट लेडीज से जो रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन से रिलेटेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज अ लार्ज ग्रे क्लाउड दैट ब्रिंग्स रेन, ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें चार वर्ड्स हमारे पास दिए हुए, निम्बस, हेल, ब्लिजर्ड, ये तीन वर्ड हमारे पास हैं, तो इन तीन वर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि निम्बस किसको कहा जाता है, ठीक है। निम्बस जो है ना वो ये है, इसको निम्बस कहा जाता है, मतलब एक ऐसा क्लाउड, ठीक है, ये जैसे लिखा है लार्ज डार्क ग्रे क्लाउड दैट ब्रिंग्स रेन, जिससे हमें पता लगता है कि यार अब बारिश होगी। जैसे हमारी जो बारिश होती है उस समय हम देखते हैं ना बादल छा गए हैं बहुत काले काले से, ठीक है, उनको कहा जाता है क्या, निम्बस, उसको कहा जाता है निम्बस, ठीक है। ब्लिजर्ड क्या होता है, ब्लिजर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है, जो क्या है, जैसे स्टॉर्म है, स्टॉर्म का जो तूफान आया आपके पास, ठीक है, या बहुत ज्यादा स्टॉर्म का जो तूफान हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड ब्लिजर्ड, ठीक है, स्टॉर्म का जो तूफान है दैट इज कॉल्ड ब्लिजर्ड।
एंड हेल तो आपको पता ही, हेल स्टॉर्म होते रहते हैं हमारे पास, हेल कहा जाता है ओलों को, ये जो ओले गिरे हुए हैं बर्फ के, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हेल। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बस। निम्बस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बादल जो बारिश लेकर आए उसको कहा जाता है निम्बस। एंड ब्लेजर्ड मतलब जो बर्फ का जो तूफान, बर्फीला तूफान जिसको कहा जाता है, ठीक है, या स्नो जिसको कहा जाता है, उसका जो तूफान है दैट इज ब्लेजर्ड। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोडिजी। क्या कहा जाता है, प्रोडिजी। हमारी एक मूवी आई थी, वेब सीरीज थी, ठीक है, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री। अब कोटा फैक्ट्री में सीजन 2 में, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में, ठीक है, एक अगर आपने देखा हो तो वहां पे सीजन 1 में ही था शायद, सीजन 1 में ही था, ठीक है, तो उसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम था प्रोडिजी, ठीक है, एक महेश्वरी क्लासेस था और एक प्रोडिजी, ठीक है। तो जो प्रोडिजी वहां पे जो इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने लिया था, उस प्रोडिजी का मतलब क्या था कि कोई भी एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसमें एक अनयूजुअल मतलब एक अलग सा ही टैलेंट हो जो किसी दूसरे में नहीं है, किसी दूसरे में वैसा टैलेंट नहीं है, एक अलग सा ही और रिमार्केबल मतलब सराहनीय हो, ठीक है, कि हाँ भाई यार अच्छा ये टैलेंट है इसके अंदर, तो उसको कहा जाता है क्या, प्रोडिजी। तो ऐसे आपके आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो ऐसे रिमार्केबल या अनयूजुअल टैलेंट से भरे होंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोडिजी कहेंगे। स्कॉलर उसको कहा जाता है जो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, उसको स्कॉलर कहा जाता है। डिलीजेंट का मतलब होता है कि जो बहुत मेहनती है, ठीक है, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग, उसको कहा जाता है डिलीजेंट। एंड फ्रीक का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो किसी एक पर्टिकुलर थिंग में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे फिटनेस फ्रीक, आपके माइंड में एक वर्ड आ रहा होगा अभी, फिटनेस फ्रीक। फिटनेस फ्रीक का मतलब क्या है कि जिसका फिटनेस में बड़ा ध्यान है, ठीक है, जो फिटनेस में बड़ा इंटरेस्टेड है कि मुझे फिट रहना है, फिट रहना है, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक बोलते हैं। क्लियर? ये 4 वर्ड सबने समझ लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय डूइंग वंडरफुल थिंग्स, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इम्पोस्टर जो होता है वर्ड, इम्पोस्टर वर्ड का मतलब होता है बहरूपिया, ठीक है। और मैजिशियन तो आपको पता ही है किसको कहा जाता है ना, मैजिशियन इज जादूगर। मैजिशियन जो है जादूगर को कहा जाता है। अच्छा, ये पर्सन, ठीक है, जो दूसरों लोगों को धोखा देता है, वंडरफुल थिंग्स मतलब कुछ अच्छा अच्छा करके, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिकस्टर। क्या कहा जाता है उसको, ट्रिकस्टर। जो क्या करता है, लोगों को डिसीव करके, सॉरी, लोगों को कुछ अच्छे काम करके उनको क्या करे, डिसीव करे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, ट्रिकस्टर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस फॉर सिक पीपल हु नीड लॉन्ग पीरियड फॉर रिकवरी, इसको क्या कहा जाता है कि मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग, ऐसे बीमार लोग रखे जाते हैं जिनको रिकवरी के लिए बहुत सारा टाइम लगने वाला है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम सैनिटोरियम। क्या कहता है, सैनिटोरियम। क्लिनिक क्या होता है, डॉक्टर का एक ऐसा ऑफिस है जिसमें वो पेशेंट चेक करता है, उसको कहते हैं क्लिनिक। हॉस्पिटल आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। एजाइलम की बात करें तो एजाइलम जो है ये शरण होती है, कि जब भी कोई बाहर से, दूसरी से कंट्री से हमारे पास आ जाए और उसको कोई पॉलिटिकल खतरा हो, तो उसको फिर एजाइलम दिया जाता है, ठीक है, तो शरण टाइप ऑफ उसको दी जाती है अपनी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड एजाइलम। क्लियर? उसके बाद है आपका अ सडन रश ऑफ विंड, उसको क्या कहा जाता है। यहां पर भी 4 शब्द ऐसे हैं, ठीक है, जो हमें समझने होंगे। गस्ट क्या होता है, गेल क्या होता है, स्टॉर्म क्या है और टाइफून क्या है। तो चलिए ये हम कुछ देख लेते हैं, हमारे जो पिक्चर्स हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। गस्ट का मतलब क्या होगा, गस्ट का मतलब होगा कि हवा का झोंका। जैसे जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जैसे हम चल रहे हैं, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन एकदम से एक हवा का झोंका तेज सा आया, ठीक है, और जैसे इसकी छाता जो है वो उल्टा हो गया, ठीक है, तो उसको कहा जाता है गस्ट। लेकिन बहुत ज्यादा वायलेंट आ जाए तूफान, है ना, कि बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो झोंका है वो गस्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसको क्या बोलते हैं हम, गेल। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड है कि ये भी उड़ रहा है, इसको पकड़, इसने इसको कैरी किया हुआ है। टाइफून, स्टॉर्म तो आपको पता ही, तूफान को कहा जाता है। स्टॉर्म किसी भी तरह का हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, ठीक है, फिर रेन स्टॉर्म हो सकता है, फिर आपका जिसको सैंड स्टॉर्म हो सकता है, किसी तरह तूफान किसी भी तरह का हो, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टॉर्म। एंड टाइफून जो होता है, ठीक है, ये हमारे पैसिफिक ओशन में हमें बहुत देखने को मिलता है, जो बड़ा ही वायलेंट हो, बड़ा ही वायलेंट स्टॉर्म जिसको कहा जाता है, ठीक है, कि बड़ी तबाही लेकर आएगा ये। जैसे वायलेंट बहुत टाइफून हमें देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग से,
तो ये पैसिफिक ओशन में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा जो क्या करते हैं, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा करके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टू टाइफून। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है अ सडन रश ऑफ विंड, एकदम से जो आ गया, अभी तुम चल रहे थे एकदम से आया हवा का झोंका, दैट इज कॉल्ड गस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गस्ट बोलेंगे। क्लियर। स्ट्रॉन्ग विंड पूछा होता तो फिर खेल होता हमारा आंसर। क्लियर, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सॉजर्न। ठीक है, उसको कहा जाता है सॉजर्न। तो होल्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक काम आपका चल रहा है उसमें बीच में रोक थाम कर देना, उसको रोक देना एकदम से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड होल्ट। और इंटरवल का मतलब आपको पता ही है, और इंटरमिशन भी आपको पता ही है। ठीक है, इंटरमिशन की मतलब हाफ पार्ट हो गया, और इंटरवल का मतलब क्या है कि बीच में आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, मतलब किसी भी पॉलिटिकल ऑफेंडर को कोई एक माफी दे दी जाए, है ना। कोई भी एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने कोई ऑफेंस किया है उसको माफी दे दी जाए, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एमनेस्टी। क्या कहा जाता है, एमनेस्टी। ऑनेस्टी तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सक्यूज भी नहीं हो सकता। पार्डन तो एक ऐसा वर्ड है जो माफी, पार्डन का मतलब है माफी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे अ जर्नल पार्डन। ठीक है, किसके लिए, पॉलिटिकल ऑफेंडर के लिए। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को भी आप याद रखेंगे, उसको क्या कहा जाता है, एमनेस्टी। क्या कहा जाता है उसको, एमनेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ गवर्नमेंट दैट इज कैरिड ऑन थ्रू ऑफिसर्स। अभी हमने पढ़ा, हाँ, जिसमें ऑफिसर्स यानी कि ब्यूरोक्रेट्स का सिक्का चलता है, जो ब्यूरोक्रेट्स उसको चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। स्ट्रेटोक्रेसी क्या होती है, जिसमें आर्मी का रूल चलता है। ठीक है, आर्मी, आर्मी रूल जिसमें होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेटोक्रेसी। एंड जेरोंटोक्रेसी इज रूल ऑफ ओल्ड पीपल, रूल ऑफ ओल्ड पीपल। रूल ऑफ ओल्ड पीपल के लिए ऑलिगैर्की वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, ऑलिगैर्की। लेकिन यहां पर रूल ऑफ ओल्ड पीपल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा उम्र का इंसान है 55 ईयर्स का। ठीक है, और बाकी सब उससे छोटे हैं, जब उसका रूल होगा तो दैट इज कॉल्ड क्या, जेरेंटोक्रेसी। ठीक है, जो सबसे बड़ा है, सबसे एक्सपीरियंस्ड है, उसका रूल जो होता है वो उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। एंड डिक्टेटरशिप तो आप समझते ही होंगे, डिक्टेटरशिप किसको कहा जाता है ना, जहां पे डिक्टेटर, तानाशाही जिसको बोलते हैं। ठीक है, तानाशाही जहां पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। उसके बाद है अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ठीक है, जो अजीब अजीब सी हरकतें करे उसको कहा जाता है एक्सेंट्रिक। क्या कहा जाता है उसको, एक्सेंट्रिक। सिनिकल होता है जो निंदा करता है हर चीज में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निंदक, दैट इज कॉल्ड सिनिकल। मूडी, इंट्रोवर्ट उसको कहा जाता है जो कम बोलता है, जो चुप चुप से रहते हैं, जो अपनी फीलिंग्स ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, चुप चुप से रहते हैं, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, उसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। मूडी का मतलब क्या होता है, जिसके मूड बहुत सारे चेंज होते हैं, जो अपने मूड पे ही आके काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, तो एक्सेंट्रिक एक ऐसा इंसान होता है जो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता है। ठीक है, पागल तो नहीं, लेकिन हरकतें अजीब अजीब सी है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक। क्लियर। तो उससे नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, आ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, जिसको कुछ सीखना पसंद नहीं है, कि यार मुझे नहीं सीखना। ठीक है, जिसको जैसे पढ़ाई पसंद नहीं होती कई लोगों को ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि माइस वर्ड ही होना चाहिए। दो वर्ड हमें माइस दिख रहे हैं, लेकिन माइसोजीनियस तो वो होता है जो औरतों से हेड करते हैं, कि जीनियस और फीमेल। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब लॉज, जो लॉजी वर्ड है, दैट इज रिलेटेड टू स्टडी। लॉजी वर्ड जो है ये स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ सीखने से रिलेटेड है। तो माइसोलॉजिस्ट कहा जाता है उस इंसान को जो क्या है, जो लर्निंग से या नॉलेज से हिट करता है। इलिटरेट उसको कहा जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। बिब्लियोफाइल उसको कहा जाता है हु लव्स बुक्स। ठीक है, हु लव्स बुक्स। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, कि जिसको अपने पास बुक्स रखना बहुत पसंद है। ठीक है, जिसको बुक से बहुत प्यार है, अपने पास बुक्स इकट्ठी करता रहता है, जब देखो तब चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसको बुक्स बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो फिल वर्ड है, फिल वर्ड इज रिलेटेड टू लव। ठीक है, तो बिब्लियोफाइल एक ऐसा इंसान होता है कि जिसको बुक से बहुत प्यार होता है, बुक्स इकट्ठी करना उसको बहुत पसंद होता है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। तो आज के सेशन में ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आप क्या कीजिएगा, अगर आपने साथ साथ में नोट किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो एक बार आप अपनी वीडियो रिपीट करके इन वर्ड्स को अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, अपनी आने वाली और वीडियोस में मैं आपसे और वोकैबुलरी शेयर करता रहूंगा,
इसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स है ना, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड आज हमने डिस्कस किए। तो कुछ ऐसी वीडियोस हम वोकैबुलरी को लेकर अपनी चलाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सबको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो इसको फटाफट से आप लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है इसका फायदा उठा सके और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बाद सिलेक्शन लेने के बाद भी आपके काम आ सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।